सर्विस ऑन वे का आइडिया मतलब कैसे आया? क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग भी की, उसके बाद जॉब करने का भी होता है, लेकिन ये सर्विस ऑन वे ही क्यों शुरू करना था? मतलब कुछ और भी आपने इससे पहले ट्राई किया हो, या सर्विस ऑन वे करने का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? तो डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑडियंस आजकल समझ नहीं पा रही है कि भाई ऑनलाइन मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बिजनेस तो खोल लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग का कोर्स आपने भी किया था, तो वो सब कैसे काम आ रहा है और ऑनलाइन से आप कैसे ग्रो कर रहे हैं? देखिए सर, आज की जो वेव्स है ना, एक नई जनरेशन की वेव चली है, तो यहाँ पे अगर आप जॉब के लिए सोचते हैं तो मैंने कहीं एक बार चीज़ पढ़ी थी कि जॉब ना सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत चेंज कर सकती है, लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, देखिए सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, तो उनको भी पता है जो तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब एक ऑप्शन है, बट वहाँ पे आपको अपने 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे दूसरे के काम के लिए। बट अगर ऐसा नहीं है कि किसी को आप सब लोग बिजनेस या स्टार्टअप करके सक्सेस ही हो जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, सक्सेस रेट वही होता है जब आप एफर्ट्स करते हो और हार नहीं मानते। 3, 2, 1 सो वेलकम टू माई अनदर पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ फिर से मेरे एक और स्टूडेंट है जिनका नाम है विपिन धीमान। और वेलकम विपिन धीमान। थैंक यू सो मच सर। तो आज इनके बारे में मैं आपको बताने से मतलब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं विपिन का है ना। विपिन ने मेरा बैच 2019 में आई थिंक ज्वाइन किया था, और उसके बाद इसने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उस स्टार्टअप का नाम है सर्विस ऑन वे, SOW से नाम से होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं या कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो कैसे ये काम कर रहा है, कैसे इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कैसे ये आगे बढ़ पा रहा है। तो उसी के लिए मैं सोचा कि यहाँ का उत्तराखंड का यूथ ज़्यादातर होता है ना कि लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, और आप एक कॉम्पिटिशन को भी बीट कर सकते हो, जो हम आज विपिन से सीखेंगे कि कैसे वो एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें ऑलरेडी कंपटीशन में उनको बीट कर रहा है, और अच्छे अच्छे क्लाइंट से मेरे बात हुई तो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रहा है। सो शुरू करते हैं आज। तो विपिन, सबसे पहले देखेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा अपने बारे में बताओ पहले ऑडियंस को, फिर उसके बाद आपकी कंपनी के बारे में भी जानते हैं। थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी इन योर पॉडकास्ट। मेरा नाम विपिन धीमान है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ सर्विस ऑन वे। सर्विस ऑन वे एक स्टार्टअप है मेरा, जो मैंने 2019 में शुरू किया था, और इसको शुरुआत करने के पीछे सिर्फ एक रीज़न था कि कैसे लोगों की कार और व्हीकल्स की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हम सभी लोग फेस करते हैं। रही मेरे बैकग्राउंड की, तो मैंने MBA किया है, MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस में मैंने किया है, एंड मेरा होम टाउन सहारनपुर है। बट पिछले 12 साल से मैं यहीं पे मैंने कुछ स्टडी अपनी की है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स हो गए, एंड BCom मैंने किया है। उसके बाद मैंने MBA किया, देन डिजिटल मार्केटिंग किया। आफ्टर दैट मैंने अपने जो एजुकेशन के बाद अपने कुछ जॉब की है। जॉब भी मैंने उत्तराखंड में ही किया, देहरादून में 2012 से शुरू किया जॉब। फिर मैंने अपना स्टार्टअप 2019 में शुरू किया है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है ऑल ओवर अबाउट माई सेल्फ। अच्छा, तो सर्विस ऑन वे का आइडिया मतलब कैसे आया? क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग भी की, उसके बाद जॉब करने का भी होता है, लेकिन ये सर्विस ऑन वे ही क्यों शुरू करना था? मतलब कुछ और भी आपने इससे पहले ट्राई किया हो, या सर्विस ऑन वे करने का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? इसके बारे में एक अलग ही कहानी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2019 में कर रहा था, तो आपको याद होगा कि मेरा जो कोर्स है वो मई में 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था। और आफ्टर दैट मैंने 4 धाम यात्रा का प्लान बनाया था। तो मैं 4 धाम यात्रा के लिए 4 धाम यात्रा पे गए थे। तो हम केदारनाथ जी से वापस आ रहे थे, तो हमारी गाड़ी का कुछ पंचर हो गया था। एंड पहाड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको 50-50 किलोमीटर दूर कहीं भी कोई मैकेनिक की अवेलेबिलिटी का कुछ पता ही नहीं है। कई जगह आपके नेटवर्क्स नहीं आते, और जहाँ नेटवर्क्स होते हैं तो गूगल वहाँ पे अच्छे से इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने वहाँ पे फेस की कि हमें 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ा एक पंक्चर को लगाने के लिए। फिर मैं पूरे रास्ते मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती रही कि यार यहाँ पे मैकेनिक नहीं है, ये अगर ऐसा हो जाए कि मैं किसी को कॉल करूँगी तुरंत कोई बंदा आ जाए, या कहीं ऐसी कनेक्टिविटी हो जाए कि मुझे ज़्यादा परेशान होना ना पड़े, गूगल पे मैं इंटरनेट पे डिपेंड ना हो, एक सिंगल कॉल करूँ और मुझे मेरे पास कोई भी मैकेनिक या कोई भी बंदा मेरी गाड़ी को सही कर दे। तो उस विचार को लेके फिर मैं धीरे धीरे सोचता गया। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया कि कितनी गाड़ियाँ हैं, और एक्चुअली पहाड़ में कोई सर्विस देता ही नहीं है। आप रोड साइड असिस्टेंस की बात करो, जिसको हम बोलते हैं कि 24/7 सर्विसेज, तो पहाड़ में आज के टाइम में कोई सर्विस पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा था। सो बेसिकली वही था कि एक इंसिडेंस ही ऐसा बन गया कि आपको ये काम दिमाग में आइडिया भी आ गया और ऐसे काम हो गया। तो उसी एक आइडिया से मतलब आपने पूरा स्टार्ट कर दिया। और भाई कितने साल हो गए लगभग? इसको 4 साल हो चुके हैं। 2019 में मैंने 2020 में ही इसको शुरू किया था, क्योंकि मैं जून में आया था वहाँ से, तो मैं 2 महीने मैंने रिसर्च करने में गए। तो सितंबर में हमने सोचा कि इसको एप्लीकेशन बनाते हैं कोई ऐसा कि आप कहीं पे भी हो और आपको
इन लोकल मैकेनिक्स को कनेक्ट करते हैं 24/7 सर्विसेज के लिए। तो धीरे धीरे एप्लीकेशन डेवलप हुआ। तो पहली एप्लीकेशन मेरी लॉन्च हुई थी नवंबर 2019 में। तो फिर उसके बाद जब हमने इस पर और काम करना शुरू किया तब कोविड लग गया, तो 20 और 21 तो कोविड में चला गया। फिर उसमें हमने और रिसर्च करी तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आए, बहुत सारी प्रॉब्लम भी निकल के आई कि लोगों के पास एक ही तरह की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपको अपनी कार की सर्विस करानी है और बाइक की सर्विस करानी है तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा ऑथराइज सर्विस सेंटर पे। वहाँ पे ऑब्वियसली आपका प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आपकी आती है और टाइम भी वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया जाए कि जहाँ पे लोगों की यही प्रॉब्लम, एक आपको ब्रांड नेम मिलेगा प्लस आपको सर्विस क्वालिटी की मिलेगी और कम प्राइस पे मिलेगी। तो फिर मैंने और ये सॉल्यूशंस निकालने करने में कुछ ना कुछ चैलेंज तो रहते हैं। तो ऑडियंस तो जरूर जानना चाहेगी कि एक सर्विस इंडस्ट्री में आना मतलब एक आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन भी होता है और सर्विस भी अच्छी देनी पड़ती है और लोग भी आपको अरेंज करने पड़ते हैं। तो अभी तक आपने कितने लोगों को सर्विस दे दी है? सर अगर मैं पिछले 4 साल की बात करूँ तो मैंने 2000 से ज़्यादा आपके 4 व्हीलर्स वाले हैं जो यूज़र हैं उनको सर्विस दी है, एंड मोर देन 4000 2 व्हीलर जो यूज़र्स हैं उनको मैं सर्विस दे चुका हूँ, रेगुलर सर्विस दे भी रहे हैं उसमें। क्योंकि जो लोग, आपको पता है कि उत्तराखंड एक हिल स्टेशन है, मतलब कि पूरा यहाँ पे बाहर से लोग टूरिज्म पे डिपेंड है, बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आए यहाँ पे आए, वो स्टक हुए। आप गूगल में चेक करेंगे रोड साइड असिस्टेंस इन देहरादून, सो वी आर ट्रेंडिंग इन नंबर 1, पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 पे करते हैं। और जो भी बाहर की और कंपनीज़ भी हैं वो भी हमसे टाई अप करते हैं कि जैसे कि कुछ कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, बट वो हिल्स में डिपेंड हो जाती है हमारे ऊपर। तो हमें कॉल करते हैं, तो वैसे भी आपको कॉल आती है, हमें मतलब वहाँ से भी कॉल आप ही को हाँ हमें आती है। अगर आप डायरेक्ट भी सर्च कर रहे हो तो भी हमें कॉल आएगा, किसी कंपनी को कर रहे हैं तो वो भी हमें कॉल करते हैं। B2B बिजनेस भी चल रहा है, बिल्कुल, ये B2B चल रहा है। तो वो लोग हमें कॉल करते हैं और हम उन कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। देन हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात करता हूँ सर्विस सेक्टर की, तो आपने देखा कि अगर आप भी एक 4 व्हीलर यूज़र है, मैं 2 व्हीलर पे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि 2 व्हीलर के मैक्सिमम यूज़र ये सोचते हैं कि ठीक है हमें सर्विस चाहिए टाइम पे, सस्ते में हो जाती है 1000-2000 में, इतना ठीक है। लेकिन 4 व्हीलर जब आप चलाते हो, आप 2-4-5 लाख की गाड़ी चला रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके प्रति आप थोड़ा सा डेडिकेटेड होगे कि मुझे अच्छी सर्विस चाहिए। तो आपने जैसे कि किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस ली है, आप भी कहीं ना कहीं कराते होंगे, लेकिन आपकी गाड़ी का पंक्चर अगर जहाँ से आप ऋषिकेश जा रहे हो वहाँ पे हो गया, तो क्या वो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाला आपकी गाड़ी का पंचर लगवा सकता है जाके? हाँ, ये तो एक चैलेंज रहता है कि आपको और लोकल सर्विस पे ही देखना पड़ेगा कि पंचर सर्विस तो आपको और लोकल से ही करानी पड़ेगी। आप ऐसा तो नहीं कि डीलर पे जाएंगे या कहीं जाएंगे, या टो कराने के लिए भी आप ऐसा तो नहीं कि आप एक पंचर लगाने के लिए टो कराएंगे गाड़ी को, ऐसा भी नहीं होता है। तो उस केस में भी आप हेल्प कर रहे हैं कि लोगों को आप पंचर भी वहाँ पर लगा देंगे। आपकी गाड़ी में पंचर हुआ तो आपके लोकल 5 से 10 किलोमीटर में मेरे पास 3000 से ज़्यादा मैकेनिक्स का नेटवर्क है पूरे उत्तराखंड में। 3000 से ज़्यादा? हाँ, आप माना तक चले जाइए, आप चले जाइए, आप पिथौरागढ़ तक चले जाइए, इधर अगर आप हिमाचल बॉर्डर पे जाके त्यूनी पड़ता है तो वहाँ तक भी चले जाइए। तो ये ऑल ओवर मैंने अपने खुद से नेटवर्क क्रिएट किया है कि कहीं भी आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो आपको लोकल असिस्टेंस पहले दी जाएगी। इन केस ऐसा होता है कि गाड़ी को टोइंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे अलग अलग नेटवर्क से वहाँ से मैं टोइंग के लिए भी गाड़ी भेजता हूँ। मतलब आपके टाइप्स हो चुके हैं। तो जैसे कि विपिन एक बात बताओ कि मतलब हमने तो क्लासेस में पढ़ा ही था कि डिजिटल मार्केटिंग में काम होता है, ये तो चलो हम जानेंगे अभी। मेरे को एक बात बताओ कि इतने साल में होता है ना कि आपको 3-4 साल से ज़्यादा हो गए, 3000 लोगों का नेटवर्क भी आपका काम भी कर रहे, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको मतलब लोगों को आपको लगा होगा यार, होता है ना कि आपका एक सर्विस का काम है और आप तो मुझे लगता है रात को भी काम करते होंगे, कोई ऐसा इंसिडेंस खास जो आपको हुआ हो कि रात को जाना पड़ा या रात को किसी को बंदे को सर्विस देनी पड़ी, कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास? कोई है मेरे पास। अभी ये 10 दिन पुरानी बात है कि मेरे को रात के 1 बजे कॉल आता है एक, चंबा से पहले कुछ जगह पड़ती है मेरे को, कंगाल कुछ इसे करके जगह है। अब नरेंद्र नगर से जाएंगे तो 25 किलोमीटर आगे पड़ता है और वहाँ से 15 किलोमीटर के समथिंग चंबा रह जाता है जी। एक दिल्ली से कस्टमर था, उनका नाम में शायद अनुराग था, एक्स्ट्रा गाड़ी थी उनकी, तो बैटरी उनकी डाउन हो गई रात के 1:30 बजे। तो उनका फ़ोन मेरे पास आता है कि मेरी बैटरी ना स्टार्ट नहीं हो रही है, और वो लोकेशन ऐसी जगह थी कि चारों तरफ जंगल था, सिर्फ एक छोटा सा खोखा था वो भी बंद पड़ा था, एक छोटा बल्ब था वहाँ पे और कुछ नहीं था। तो मेरे पास कॉल आता है रात के 1:30 बजे कि क्या आप सर्विस ओनर से बात करें? मैंने कहा, कहने की मेरी ऐसी गाड़ी बंद हो गई, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे ना बैटरी स्टार्ट करानी है, जंप स्टार्ट। मैंने कहा ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। तो मैंने नरेंद्र नगर में कॉल किया मैकेनिक्स को, तो उनके पास 4 व्हीलर नहीं था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो कहने कि सर हम ना एक काम करते हैं कि 2 व्हीलर तो से तो हम नहीं जा सकते, 4 व्हीलर अगर आप अरेंज करेंगे तो हम चलेंगे। ठंड हो रही थी उस दिन, बारिश का भी टाइम था। तो फिर मैंने चंबा से 15 किलोमीटर पहले, हाँ 15 किलोमीटर पहले। तो फिर मैंने सोचा कि
उसको जाना था। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि यहाँ से ना आने में टाइम लगेगा, ऋषिकेश से या हरिद्वार से आ जाएंगे बंदे, लेकिन हरिद्वार से आ पाएगा, ऋषिकेश से नहीं आ पाएगा। और मुझे लगता है कि ये चंबा तक का रास्ता 3-4 घंटे का तो है शायद। हाँ, अगर आप डेढ़ ऋषिकेश से 2 घंटे 2 घंटे का रास्ता है। हाँ, नरेंद्र नगर तक अगर आप जाए तो मैंने एक मैकेनिक को फ़ोन किया। नरेंद्र नगर में पहले उसकी शॉप थी, लेकिन नरेंद्र नगर में मैकेनिक ज़्यादा है नहीं। चंबा को मैं भी फ़ोन किया तो नेटवर्क था स्ट्रॉन्ग। वो कहने कि हम चले जाएंगे लेकिन इतना पैसा लेंगे, हम चार्जेस ज़्यादा मांग रहे थे क्योंकि रात का 1:30 बजे था, पीक टाइम था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना उसको, मेरे को फिर दोबारा फ़ोन आया कि सर देखिए ऐसा है कि मेरे पास थोड़ी पैसे की शॉर्टेज भी है और मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा और मुझे ना घर निकलना है क्योंकि मेरी माँ ना बीमार है और मुझे जाना है घर पे। मॉर्निंग में ना उनका फ़ोन आया तो उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुई है और मुझे निकलना है, ये मेरी हेल्प करा दीजिए। तो मुझे अंदर से लगा मैं नहीं यार इस टाइम में पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि किसी की माँ है, किसी की फैमिली पता नहीं क्या कंडीशन होगी। तो मैंने खुद डिसाइड किया मैं किसी मैकेनिक को नहीं भेज रहा, मैं खुद ही आ रहा हूँ सर। अच्छा। आप मुझे ये अमाउंट दे दीजिए कि जो मेरा पेट्रोल का कॉस्टिंग होगा, आई डोंट नीड एनी अदर थिंग। मैंने एक मैकेनिक उठाया कि भाई तू बैठ, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा इतने। तो मैं उसको लेके चला गया। रात के मैं लगभग खुद की गाड़ी से निकल गया। मैं रात के 1 बजे मैं यहाँ से निकला, 1:15 के समथिंग, और मैं वहाँ पे 3 बजे पहुँच गया, 3-3:15 बजे। मैंने उसकी गाड़ी को स्टार्ट, वो बेचारे ठंड में जम गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, बहुत गाड़ी स्टार्ट ठंड नहीं है। वहाँ पे आसपास भी कुछ नहीं था और गाड़ी में अंदर बैठना था क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा है। क्योंकि जिस दिन मैं उस दिन जा रहा था तो मुझे रास्ते में तेंदुआ भी मिला, बारहसिंगा भी मिला ना, तो वो जंगल का एरिया था। तो मैं जैसे वहाँ पे जाकर रुका तो मैंने उनकी गाड़ी स्टार्ट करी एंड ही वाज वेरी थैंकफुल टू मी कि कहने का वो 3 लोग थे बेचारे और वो इंस्टेंटली फिर मैंने उनको सही गाइडेंस किया कि आप किस रूट से जाओगे। नरेंद्र नगर से ऋषिकेश पहुँचे, ऋषिकेश से हरिद्वार, फिर आप दिल्ली जा सकते हो। क्योंकि मैप में उनको चंबा से घूम के दिखा रहा था रास्ता, उल्टा दिखा रहा था। तो मैंने बोला कि अब जाए। जब वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा मनी भी भेजी क्योंकि हो सकता है ना कि आप पता नहीं किस कंडीशन शॉर्टेज रही होगी, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे भेजे। बल्कि मैंने उनको फिर वो वापस किए। मैंने कहा सर पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं कि आपको सर्व कर सके टाइम पे। पैसा तो एक ना एक दिन हम बिजनेस से बना ही लेंगे। तो ऐसी मतलब और भी मतलब ये ना कि एक धंधा होता है तो इसमें कई सारी कहानियां भी बनती है। मतलब होता है ना कि ऐसी कहानियां रहती है कि भाई बंदे कहाँ फंस गए, कहाँ है। तो इस साइड में आपकी मतलब कंपनी का मतलब आप खुद ही जब इंडिविजुअली काम करने लगे हो तो बढ़िया ही रहता है। तो ये मैंने देखा है कि सर्विस इंडस्ट्री में कि आप जिस भी इंडस्ट्री में अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाना चाहोगे तो फिर आप इसमें कामयाब भी नहीं हो पाओगे, ये मैंने देखा है। तो मैं भी सर्विस इंडस्ट्री से भी, हम भी बिलोंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने देखा कि यहाँ सेल्फ एफर्ट से ही बंदा आगे बढ़ पाया है। तो यही वजह रही है कि मतलब एफर्ट से आप 3-4 साल से सर्वाइव कर भी रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं साइकिल में। तो अभी क्या करते हैं कि देखिए स्टार्टअप तो था विपिन आपका, लेकिन मेन बात ये है कि बिना स्टार्टअप को बिना पैसे के कोई चीज़ चलती नहीं है। तो पैसा कैसे आया आपके पास? फिर अगर आपने पैसा कमाने के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने प्रोडक्ट्स भी बनाए कि भाई थोड़ा पैसा उससे भी आएगा। फिर दूसरा है कि मैंने देखा है कि सर्विस ऑन वे के आपने बताया 3000 मैकेनिक्स हैं, तो ये कैसे आप जोड़ते हैं कि कोई आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है या फिर आप कोई सर्विस सेंटर ओपन करने के लिए कुछ कॉस्ट लेते हैं जो भी। तो ये थोड़ा अपने बिजनेस मॉडल के बताना है, क्योंकि हो सकता है कि सर्विस इंडस्ट्री में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसे एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है ये जरूर आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप एक अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं और एक नेटवर्क भी बना रहे हैं और आपके काम में एक इमोशनल वैल्यूज भी है, क्योंकि आप उस जगह पर सर्विस दे रहे हैं जहां पर बंदा कोई भी नहीं आना चाहता और ऐसे टाइम पे बंदा बड़ा फंसा हुआ भी रहता था। एक इमोशनल वैल्यूज भी है और मुझे लगता है कि पैसे के साथ साथ एक ब्लेसिंग अर्निंग भी है कि नहीं, कि आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती है। भाई आप किसी को ऐसे टाइम पे सर्विस दे रहे हो जहां पर कोई आने को तैयार ही नहीं है या उसको मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में एक ब्लेसिंग अर्निंग भी होती है। तो पहला बात करते हैं कि फंडिंग कैसे रही, फंडिंग कैसा रहा आपका, मतलब फंड कैसे मिला आपको इस काम को? सर देखिए, हम जब 2019 तक ना हम एक वेबसाइट कंपनी चलाते थे, तो उस वेबसाइट कंपनी में हमारे पास कुछ जो अर्निंग्स थी तो उसको धीरे धीरे हमने ऐप में डालना शुरू किया। ऐप में डालना शुरू किया और मैंने पर्सनली बाइक पे घूम घूम के लोकल देहरादून मैकेनिक्स के पास गया कि आपको क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली आती है, और सब मैकेनिक्स के पास प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर सस्टेन नहीं है। आज आया कल नहीं आया, कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड ही नहीं है। ओके, ना उनसे बात हो पा रही है, दोबारा आए तो आए और जो से रास्ते में आए तो आए। आप भी कई बाइक की सर्विस कराते होंगे, तो अगर आपके पास वो, आप सोचते ही नहीं कि उस मैकेनिक के बारे में सोचोगे नहीं, मैकेनिक आपके बारे में भी नहीं सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके नए कस्टमर आ रहे हैं, आज आए कल पता नहीं। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि आप एक महीने 50 लोगों को सर्विस कर रहे हो और नेक्स्ट मंथ आपके पास वो 50 लोग आ ही नहीं रहे, या 4 महीने बाद उनकी गाड़ी दोबारा सर्विस उन्होंने मैसेज कर दें, रिमाइंडर डाल दें, ऐसा भी जरूरी होता है। तो कुछ आ ही नहीं रहा, कितने का आप रेवेन्यू कर रहे हैं, कितने का आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको भी सही करते। तो मैंने एप्लीकेशन बनाया मैकेनिक्स के लिए कि आप इसमें जितनी भी बुकिंग्स लोगे आपको दिख जाएगी मैंने महीने में इतने का काम किया है, इतने का मेरा खर्चा है, तो मैंने कितना कमाया और ये कस्टमर दोबारा क्यों नहीं आ रहा, आप दोबारा उसको कॉल मैसेज रिमाइंडर करके कनेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन थ्रू सकते हैं।
फिर मैंने घूम के नेटवर्क बनाया, पूरे उत्तराखंड में घूमा। तो फंड जो है आपका वो सेल्फ फंड है इसमें? self fund। अभी तक आपने कोई स्टार्टअप के लिए कोई फंड नहीं लिया है, तो मतलब तो ये फंड नहीं लिया है, तो एक अप्रोक्स कॉस्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक आपके इस ऐप के बनाने में और इस स्टार्टअप के साथ जुड़ना भी पड़ा होगा, तो एक एनुअल कॉस्ट या आपकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, मतलब कहते हैं ना कि एक तो रेवेन्यू शुरू हो जाता है, तो इनिशियल कॉस्ट क्या रही थी? सर इनिशियल कॉस्ट तो हमने लगभग 2-3 लाख से इसको ऐप को बनाना शुरू कर 3 लाख रुपए इनिशियल कॉस्ट थी, उसके बाद क्योंकि फिर रोटेशन भी हो जाता है मनी का, कि प्रोडक्ट भी आ गया, ये भी आ गया, फिर पैसा आना लग जाता है। वहाँ से हमें कोई पैसा नहीं आता तब तक। हमने लगभग कोविड तक 5 लाख इसमें लगा चुके थे। अच्छा, कोविड के दौरान भी पैसा लग ही रहा था? तो कोविड के बाद हमने 2021 में 17 सितंबर 2021 में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसमें हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे पहली बार। ओके, तो ये फंड कहाँ से रेज हुआ ये आपका? भी हमारा ही फंड था। ये आपने मतलब फंड मतलब आपका हमारी जो पर्सनल सेविंग्स से था? हमारी सेविंग्स थी, मैं और मेरे 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर है मेरा, दोस्त है मेरा, तो हम दोनों के जो फंड्स थे पर्सनल वो हमने इसमें लगाए थे। तो ये मान के चले हमने 10-15 लाख रुपए इस बिजनेस को लगाया था। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस पैसे से ही हो सकता है, आपको उसको आइडिया का अगर आपके पास। मैं समझ रहा हूँ कि आपने पहले 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ताकि आप एक प्लेटफॉर्म बना सके, ताकि लोगों से मिलने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। फिर जब लोग जुड़ने लगे तो आपको लगा कि लोग जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू इधर उधर से आ भी जाता है, फिर आइडिया भी मिल जाता है। फिर फंड जब थोड़ा आइडिया पे स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर हम ये भी करते हैं कि चलो और फंड लगाते हैं, चाहे वो सेविंग का ही क्यों ना लगाएं। तो इस तरह से फिर आपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए अपने लिए फंड लगाया। तो हमने अपने ब्रांड में लॉन्च किया इसको, तो लॉन्च किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्ट एक नंबर है। आप कोई भी इंजन ऑयल यूज़ करते हैं तो अब मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं किस ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जो है कार के लिए $5.30 आता है, जो कार डीजल कार्स एंड पेट्रोल कार दोनों के लिए यूज़ होता है। ये सेमी सिंथेटिक, मतलब आपने क्वालिटी को मेजर किया है इसमें, क्योंकि क्वालिटी मेजर होगी तभी प्रोडक्ट सेल होगा। क्योंकि आप एक बार तो किसी को कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन दोबारा आप उसको कुछ भी नहीं बेच सकते, आप उसको अच्छा ही बेचोगे। तो क्वालिटी मेजर किया आपने इसमें? क्वालिटी मेजर की है, और इसी वजह से थोड़ा अगर मार्केट में देखा जाए थोड़ा सा मेरा प्रोडक्ट महंगा लगता है लोग। अच्छा, प्राइस थोड़ा हाई है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस हाइक होगा मतलब क्वालिटी अच्छी तो प्राइस भी हाई होगा ना। वेल नोन ब्रांड्स हैं, मैं उनसे कंपेयर करूँ तो बहुत सस्ता है, लेकिन जो मार्केट में लोग थर्ड क्वालिटी का यूज़ करते हैं, इवन डुप्लीकेसी भी बहुत चलती है, बड़े बड़े ब्रांड्स की आती है, तो उस डुप्लीकेसी से कंपेयर करें तो और ओरिजिनल ब्रांड से कंपेयर तो थोड़ा सस्ता है। क्वालिटी वाइज आप कभी भी टेस्टिंग रिपोर्ट करा सकते हैं, मेरे पास रिपोर्ट अवेलेबल है इनकी, तो रिपोर्ट एक नंबर है। NABL सर्टिफाइड है मेरा इंजन ऑयल। तो ये NABL के बारे में भी थोड़ा सा, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा आपको कि NABL क्या होता है। NABL जैसे जितने भी आपके केमिकल टेस्ट होते हैं उनको सर्टिफाइड करता है NABL। जैसे ISSI एक स्टैंडर्ड होता है, तो सेम NABL होता है उसका। अच्छा, तो ये NABL सर्टिफाइड है मतलब? नहीं तो लोग डुप्लीकेट बना रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बस ऐसे ही तेल मिलाया और बेच दिया। ऐसा भी होता है इस इंडस्ट्री में। मैं तो खुद अपने गाड़ी के इंजन ऑयल को जब होता है तो मैं गाड़ी का इंजन ऑयल या तो खुद लेके जाता हूँ एक ऑथराइज्ड डीलर से, या फिर मैं क्या करता हूँ उसको, मतलब मैं अपने सामने भी डलाता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने दे दिया, उन्होंने डाला कि नहीं डाला, ये बड़ा पंगा रहता है इस मामले का। तो मैं तो जो खरीदता हूँ तो ऑथराइज वाली जगह से ही खरीदता हूँ, और भराता भी खुद ऑथराइज वाली जगह से हूँ। भले हाँ, मतलब ये एक मेरा कंसर्न रहता है, लोगों को ये हाई कंसर्न कि लोग कभी कभी क्या करते हैं, इंजन ऑयल आपसे ले लिया और भर अपना दिया, वो टंकी में आ रखा है पता नहीं। अच्छा सर, आप जैसे गाड़ी की सर्विस बहुत बार करवाई होगी, तो आपने सोचा है कि उस पर ना एक मार्क होती है, चीज़ें अगर कैमरामैन दिखा सके तो API होता है ये। अच्छा, ये API आपको पता है क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। किसी को भी नहीं पता होता। आपने कैस्ट्रोल ले लिया है या कोई भी बड़ा ब्रांड का ले लिया या मोटर ले लिया कुछ, उस पर नहीं API मेंशन होता है। अच्छा, ये API जो होता है SN, SL, SM होता है, क्योंकि जो सबसे पहले ग्रेड होती तो SJ आती थी। अच्छा, वो आपका 1999 तक जो मॉडल्स थे ना, तो उनमें वो डलता था। फिर क्या कि API होता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो ये मानक निर्धारित करता है कि किस मॉडल के गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डलेगा, किस इसका API का डलेगा। अच्छा, हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात ही होता है। हाँ, ये भी एक बड़ा है कि इंटरेस्टिंग सीखने वाली चीज़ है कि कौन सा इंजन ऑयल, क्योंकि पहले के इंजन और अब के इंजनों में क्या हो गया है, चेंजेस तो आ ही गए हैं, तो उसी हिसाब से फिर इंजन ऑयल भी डिज़ाइन किए गए होंगे हम। तो 1998 तक SJ चलता था, फिर 2012 तक आपका SL चलता था, 2012 से 2015 तक आपका SM आया, सॉरी 18 तक, 18 के बाद SN आया, फिर SN प्लस आ गया है। तो ये क्या होता है कि API होती है कि अब BS6 व्हीकल्स आ रहे हैं तो उन पे आप SM और SN डाल सकते हैं, लेकिन आज भी 90% लोग SL, SJ, चाहे वो कोई से भी बड़ा ब्रांड कर लो, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ, नहीं, ऑब्वियस बात है, मुझे भी नहीं है, मैं आप सोचिए ना, मेरे को भी नहीं है, तो मैं भी देख रहा हूँ कि आपकी बार में ये जरूर ध्यान। तो इस बार जो अपनी जो जैसा हमारा इंजन, मेरा 2013 की बाइक है मेरी, मेरे पास डिस्कवर बाइक भी है मेरे पास, तो उसमें तो मैं कैस्ट्रोल का लाता हूँ इंजन और वो बोलता हूँ कि मेरी बाइक है, वो कोई भी डाल देता हूँ, पर मैंने आज तक पढ़ा नहीं, तो मैं जरूर। अब API में ना उसको SM या SN ही डालने को बोलना, तो देखना कि आपकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा,
क्योंकि SL ग्रेड का तेल बहुत सस्ता पड़ता है और मार्केट में लोग, लेकिन तो अब इनके लुब्रिकेंट का हिसाब होगा, हमें तो तेल देखना भी नहीं आता था, हमें तो घर के तेल भी नहीं लगता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता है, पर ये बाइक का तेल तो दूर की बात है। अच्छा क्या होता है कि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है SL SM ग्रेड में, क्योंकि कंपनी एक ही बना रही है, लेकिन क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस में इसका पता चलता है। वो लुब्रिकेंट्स कितने मिला रहे हैं, कैसा है उसकी, मतलब कि मुझे नहीं पता इस टर्म को क्या बोलते होंगे। लुब्रिकेंट्स में क्या होता है बेसिकली आपका विस्कोसिटी, डेंसिटी, एशेस एंड आपका एक होता है फ्लैश पॉइंट, ये सब कुछ चीज़ें मैडम एक पैरामीटर्स होते हैं। तो जितनी भी आप हाई क्वालिटी का लेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छा होगी। आप देखें कि जितने भी सुपर बाइक्स होती हैं उनका ये लुब्रिकेंट्स अलग ही होता है, मार्केट से लेते ही नहीं, वो अलग ही लेके डालते हैं, क्योंकि वो कंपनी SN ग्रेड ही बनाएगी। आपका API जो होगा उसका SN ही होगा, और उसमें ग्रेड होता है कि 20W40, 20W50, 10W30, ये ऐसे ग्रेड्स होते हैं। इनका विस्कोसिटी डिपेंड करता है कि आपका विंटर में विस्कोसिटी इसकी कितनी है और समर में कितनी है। तो आपका कहना है कि अगर आपकी गाड़ी है तो एक बार आप पता कराइए अपनी गाड़ी में कि आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी तेल मिक्स करके डाल दो। तो ये अगर चेक करना हो तो ये कैसे पता करेंगे कि मुझे यही वाला इंजन डालना चाहिए, या कोई बताता है इसके बारे में, या आप कुछ बताना चाहेंगे इस तरह के इंजन में, जैसे अभी BS6 इंजन आ रहे हैं, 7 इंजन आ रहे हैं, तो अभी अलग अलग हो रहा है ना, जैसे तो गाड़ी बाइक में भी ऐसा आ गया है, तो उन इंजन ऑयल्स उनके कौन से इंजन ऑयल जाने चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है या कहीं सीख सकते हैं? देखिए 99% मैकेनिक्स को बताएगा नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, तो इसको कोई इसका माई बाप है ही नहीं। मैंने आपके पास काम सीखा, मैंने अपना वर्कशॉप डाल लिया, तो मेरे गुरुजी ने बताया वही तेल डाल दिया मैंने, बस इसके अलावा। अच्छा कुछ लोग होते हैं मैकेनिक को आप तेल देंगे तो ऐसे ऐसे करके चेक करते हैं, हाँ, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, सही बात है, हाँ। लेकिन एक चीज़ देखिए कि जो अमेरिकन पेट्रोलियम, जो पूरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करके आए हैं लोग, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसको, उनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि एक आप 20 साल 25 साल लगा लो, आपको कभी नॉलेज नहीं होगी। यू नो द मैकेनिज्म ओनली, कि आपको इसको खोलना कैसे है, इसको बांधना कैसे है, बट एक्चुअल जो प्रोडक्ट बना रहा है दैट इज़ अ रियल जो नॉलेज है वो उसको होगी, आपको नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। बट इसको लोग मैकेनिक इसको ईगो पे ले जाते हैं। अच्छा, मार्केट में जाता हूँ तो ईगो पे ले जाते हैं कि यार ये हम कल का लौंडा आया हूँ, हमें क्या बता रहा है। हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता भाई, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में। बट मैं जिन लोगों के जैसे गुजरात में, सूरत में गया, मैं अहमदाबाद में गया, राजकोट में, जहाँ से हम इंजन ऑयल बनाने गए थे, तो मैंने उन लोगों को देखा अलग से लैब सेट किए हुए, पूरा लैब है उनका। आप लैब में जाइए, एक एक चीज़ वो आपको रिपोर्ट निकाल के देंगे, हर एक इंजन ऑयल की रिपोर्ट निकाल के दे देंगे इसमें क्या क्या चीज़ें डली है। तो वहाँ से पता चलता है कि भाई एक्चुअल में हमें क्या चीज़ चाहिए। देन हमने अपना इंजन ऑयल बनवाया है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ महादेव आज तक इवन नॉट ए सिंगल कंप्लेन हमें आज तक नहीं मिली। तो हम क्वालिटी को मेंटेन इसमें कर रहे हैं सर। ये तो मेरे प्रोडक्ट की, इसी से हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। सर्विस से हम रोड साइड असिस्टेंस से, सर्विस से भी जो अपना रेवेन्यू वो भी हम जनरेट कर रहे हैं। ओके, मतलब इन सब से आपके प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ रहा है, तो अच्छा है, तो बढ़िया है। सो जैसे कि आपने बताया विपिन कि मतलब आपके साथ जो है 3-4 हज़ार लोगों का नेटवर्क अब बन गया है और धीरे धीरे आप लोगों को सर्विस भी दे रहे हो। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है, तो आपकी सर्विस ऑन वे से लोग जुड़ते कैसे हैं, मतलब इसका क्या मॉडल है आपका, आपने क्या मतलब मॉडल बनाया अपने फ्रेंचाइज को लोगों तक पहुँचाने का, क्योंकि 3,000 लोगों का नेटवर्क बनाना भी एक छोटी बात नहीं है। तो ये कैसा, क्या मतलब कैसा प्लान है आपका ये? सर देखिए, जो 3,000 लोग मेरे साथ मैकेनिक जुड़े हैं, कुछ बाई कॉल ऑनलाइन जोड़े हैं मैंने, कुछ मेरे पर्सनली जाके जोड़े हैं, और मैंने 2 फ्रेंचाइजी भी दी है। आप अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकता है अमाउंट देगी। और फ्रेंचाइजी भी हम 3 तरीके से देते हैं। प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी होगी, दूसरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत की फ्रेंचाइजी होगी। अभी हम नई इनिशियल चीज़ हमने किया है कि हम डोर स्टेप कार वॉश भी दे रहे हैं। घर पे आपको कार वॉश की ज़रूरत है, डेली कार वॉश की ज़रूरत है, ड्राई क्लीन रबिंग की ज़रूरत है, तो हम वो सर्विस भी दे रहे हैं। तो आप उसकी अलग से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, उसका बहुत छोटा अमाउंट आपको पे करना है। तो इस तरीके से लोग हमारे फ्रेंचाइजी के थ्रू जुड़ सकते हैं। अभी मेरी 2 फ्रेंचाइजी ऑलरेडी हैं। अच्छा, तो और जैसे ये आपने कहा कि आपका सर्विस नेटवर्क है, तो इसके लिए भी कोई चार्ज देना पड़ता है क्या? जो मेरे साथ जुड़ने के लिए, अगर मैकेनिक्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई चार्ज नहीं देना है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने जितने भी उसमें कुछ टर्म्स है मेरी कि आपके वर्कशॉप का नाम है, एड्रेस, आपको KYC के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा, वो आप कर दीजिए, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और सेम टाइम से आप मेरी एप्लीकेशन पर दिखना शुरू हो जाएगी। ओके, और इसमें जो ऑर्डर आएंगे वो डायरेक्ट उनकी एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि ऐसी कोई आपके एरिया में आ रखा है। कोई भी अगर ऑनलाइन सर्च करता है मेरी एप्लीकेशन में, मुझे कार सर्विस चाहिए, बाइक सर्विस चाहिए, या फिर कोई भी सर्विस, और उस मैकेनिक ने वो सर्विस डाल रखी है, सेलेक्ट की है, और उसमें प्राइस डाल सकते हैं,
तो कस्टमर वहाँ पे प्राइसिंग कितने किलोमीटर दूर है, किस टाइम से इसकी ओपनिंग है, वो जाके इसको बुक कर सकता है। ओके, वो ऐसा भी आपने मतलब अपनी ऐप में बनाया है। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये 3 तरह के आपने मॉडल बनाए कि जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की भी फ्रेंचाइजी देते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस की भी देते हैं, और एक आपने बताया कि डोर स्टेप पे भी अगर आप किसी को जाना है तो वो भी आप प्रोवाइड कराते हैं, स्टेप कार वॉश। तो वो भी आप मतलब, तो इस तरह से जैसे मैं सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं डोर स्टेप कार सर्विस आपकी तरफ से लूँ, तो इसमें ऐसा होता होगा कि आपके यहाँ बुकिंग आती होगी और हमको वहाँ जाना होता होगा और जो भी सर्टेन चार्जेस होंगे मुझे पे करने होते हैं। तो इसके चार्जेस कितने हैं कि अगर मैं सिर्फ डोर स्टेप के लिए आना चाहता हूँ, जैसे होता है ना कि लोग कहीं ना कहीं जैसे मैकेनिक के काम कर ही रहा है बंदा, तो बंदा होता है ना कि नौकरी कर रहा है तो उतने पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो वो सर्विस ऑन वे में आके भी मुझे लगता है इस तरह से पैसे कमा पाएगा। तो इसमें उसे चार्ज कितना पे करना पड़ेगा डोर स्टेप सर्विस के लिए? जैसे कि मैं ऑलरेडी कहीं मैकेनिक हूँ, मैं मतलब मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं होता ना कि वॉशर मैन ही हूँ मैं, कि मैं गाड़ी धोता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से भी गाड़ियाँ धो सकता हूँ, बिल्कुल पैसा कमाने के लिए, तो ऐसे केस में मुझे कितना पे करना पड़ेगा सर्विस ऑन वे में? आपको कोई पे नहीं करना है। अगर आप अपना काम मेरे थ्रू शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक मोड पे काम कर रहा हूँ, फ्लाई मैकेनिक पे मैं काम कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास वर्कशॉप ओपन करने का पैसा नहीं है और रास्ते में कोई जा रहा है और आपके एरिया में गाड़ी खराब हो गई, तो आई विल कॉल यू। अगर आप मेरे साथ जुड़े, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है कि आपके वहाँ पे गाड़ी है, तो आप जाके वहाँ पे इसको सही कर दीजिए, और एक जो छोटा सा जो अमाउंट हमारा बनता है वो आप हमें पे कर दीजिए, बाकी आप रख लीजिए। ओके, तो मतलब एक तरह से आपने एक तरह से जैसे कि एक प्लेटफॉर्म होता है कि आपके पास क्वेरीज आएंगी, क्वेरीज आप लाएंगे और आप क्या करेंगे, वहाँ पर उसको इंक्वायरी भेज देंगे उसके एरिया में और वो वहाँ पे ठीक करेगा, आप अपने चार्जेस ले लेंगे उसको। इसके लिए आपके सर्विस ऑन वे पे जुड़ने के कोई चार्जेस नहीं? ओके, और फ्रेंचाइजी के चार्जेस कितने अगर कोई लेना चाहे तो? जैसे आपने कहा प्रोडक्ट और सर्विस का, उसका कितना चार्ज है? सर देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी पे कि आप किस एरिया में फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। वो सर्टेन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट आपका 1.5 लाख से शुरू हो जाता है। अच्छा, मिनिमम 1,50,000 है, मतलब इससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो कि आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि देखो सारी दुनिया आजकल डिजिटल हो रही है, तो डिजिटल जैसे हो रही है तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आपने काम शुरू किया, आप कह रहे हैं कि मैं जाता भी हूँ, तो आपके पास जो क्वेरीज होती है तो डिजिटली, जैसे आपने कहा था कि आपने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी है, तो डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑडियंस आजकल समझ नहीं पा रही है कि भाई ऑनलाइन मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बिजनेस तो खोल लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग का कोर्स आपने भी किया था, तो वो सब कैसे काम आ रहा है और ऑनलाइन से आप कैसे ग्रो कर रहे हैं वो भी थोड़ा बताएं लोगों को। देखिए मैं क्योंकि इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी लाइन में जितने भी लोग हैं उन्हें ऑनलाइन के बारे में तो आई थिंक मुझे लगता है पता भी नहीं होगा, उनके पास रेफरेंस और लोकल की वजह से उनका बिजनेस चलता है। तो ऐसा में कोई चैलेंजेस आए हुए आपको? देखिए, मैंने जब इस काम को शुरू किया था तो हमने ना SEO किया था। डिजिटल मार्केटिंग ने ही हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। क्योंकि अगर आप किसी को 1 to 1 अगर आप बताएंगे कि मेरा ये बिजनेस है, तो हो सकता है वो इतना बिलीव ना करे, बट अगर वो खुद में सर्च करे कि मुझे ये कार सर्विस चाहिए, सर्विस ऑन में कोई चीज़ है, तो वो ज़्यादा गूगल पे बिलीव करता है, गूगल पे ना। तो आज के टाइम में हम नंबर 1 में रैंकिंग करते हैं रोड साइड असिस्टेंस में, कार सर्विस में, बाइक सर्विस में। तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज आता है। ऑनलाइन मतलब ज्यादा क्लाइंटेज आती है, बहुत ज़्यादा कि मतलब जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो आपको जरूर देखेंगे। पहला जो मेरा कस्टमर होता है वो ऑनलाइन ही होता है। ओके, आपने किसी को बता दिया रेफरेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। ज़्यादा इम्पैक्ट जो आता है मेरे को ऑनलाइन से आता है। वो आजकल का बिहेवियर भी हो गया ना ऑडियंस का कि भाई हम खुद ही सर्च कर लेंगे, खुद ही रिसर्च कर लेंगे। तो ऑनलाइन से मेरे पास बिजनेस आता है और उसको मैंने अच्छी सर्विस दे दी, वो रिपीटेबल मेरा कस्टमर बन जाता है। हाँ, फिर तो हो ही जाती है कस्टमर की। जी हाँ। तो ऑनलाइन में आपका हो रहा है, तो जैसे आपने ऑनलाइन का कोर्स किया तो ये कैसे हेल्प कर रहा है आपकी? क्योंकि बिजनेस ओनर खुद ही डिजिटल मार्केटिंग भी सीखे, इस पे आपका क्या बोलना चाहोगे? देखो सर, आपको क्या होता है कि या तो अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे तो आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसको 10 रीज़न दे सकते हैं कि इस वजह से रीज़न नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और फंड आना पड़े। लेकिन अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आई नो कि प्रॉब्लम कहाँ है, फिर मैं लोगों को बता भी सकता हूँ। मानने कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और मुझे भी आती है, तो अगर आपने बताया कि ये प्रॉब्लम, तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है अगर खुद से भी काम आता है। तो ये एक फायदा रहा है कि कोर्स करने के बाद, कोर्स करने का ये तो फायदा कि भाई आपको अपना काम करना आता है, तो ज़्यादातर कामों में या तो सर्विस लेनी नहीं पड़ी, और लेनी पड़ी तो फिर आपको पता रहा कि भाई क्या काम हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा है, क्या सही हो रहा है। देखिए, गूगल एड्स में खुद चला लेता हूँ, फेसबुक एड्स में करा था, इंस्टाग्राम पे एड चला लेते हैं, वीडियो अच्छी बना लेते हैं, यूट्यूब चैनल बना लिया है,
तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे भी थोड़ा करना आता है, कुछ टीम और भी है, तो डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत हेल्प किया मेरे। तो बेसिकली जो ऑनलाइन ग्रो है, क्योंकि मैंने देखा है ना कि आप कह रहे थे कि सब कुछ ऐप के थ्रू हो रहा है, तो ऐप भी ऑनलाइन ही ग्रो होती है, तो सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो आजकल के टाइम में ये बढ़िया प्लस पॉइंट भी रहा होगा आपके लिए कि भाई जो मैकेनिक्स हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, उन्हें तो बस रेंज चलाना ज़्यादा आता है, ऐसा भी तो रहता है, तो वो ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो ऐसे में मतलब ये है कि आपका वजह से उनका बिजनेस सच में डबल हुआ होगा, ये तो फायदा रहा ही होगा, क्योंकि आपके ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मेरे 3000 से ज़्यादा मेरे पास गैराजेस हैं एंड मैं अभी डिजिटल गैराज पे काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी अपना डिजिटल गैराज खोलना चाहते हो, 2 व्हीलर का हो 4 व्हीलर का हो, तो हम उसमें से कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उसका पैसा देना है। और हम 5 किलोमीटर के एरिया में एक मैकेनिक अच्छा डिसाइड करते हैं। कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं कि हम उस वर्कशॉप को डिजिटल गैराज बना देंगे। डिजिटल गैराज इसलिए कि सब काम डिजिटली होंगे, आपकी बुकिंग्स जो होगी वो भी डिजिटली होगी, पेमेंट्स भी डिजिटली होगी, आपके ऑर्डर्स भी डिलीवरी जो होगी, और जितने भी आप प्रोडक्ट्स परचेज करो सब डिजिटली होगा। इसमें आपको किसी को कोई भी मैनुअली कोई रोल ही नहीं है। आपको मैनुअली सिर्फ कार को ठीक करना है और बाइक को ठीक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो आपको बिजनेस को ग्रो इसलिए करेगा, अगर आपके पास आज 10 कस्टमर आए तो कल आपके पास 20 कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, लोकल एरिया में ज़्यादातर लोग आ भी जाते हैं। तो इंटीरियर में मुझे लगता है कि ज़्यादा सर्विस ऑन वे मतलब बेटर सर्विस दे रहा होगा, क्योंकि इंटीरियर इलाकों में चले जाओ, बैक एंड में मतलब बैक पूरे चले जाओ, जंगलों में भी आपने कहा कि अभी सर्विस दी आपने, तो मतलब वहाँ पर भी लोग होते नहीं है। पहाड़ों में तो और ज़्यादा समस्या, उत्तराखंड की एक समस्या ये भी है कि पहाड़ों में कहीं फंस जाए तो कहाँ जाएँ, तो जब तक ये सब कुछ नहीं हो पाता है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में तो देखो क्या है कि आप लिखो मतलब मुझे टोइंग सर्विस चाहिए, तो लोगों ने ऐड चला रखे हैं। तो ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि आप अभी कितना बीट कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी कितनी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि मैंने आपके चैनल देखा है कि अच्छा वो कर रहा है आपका धीरे धीरे। तो ऑनलाइन को बीट करने के लिए आप क्या क्या आइडियाज अपनाने, क्योंकि अगर आप उन्हीं की तरह कुछ करेंगे तो उनके पास तो फंड भी बहुत ज़्यादा है, आप सेल्फ फंड पे चल रहे हो, तो कैसे इस चीज़ को बीट कर पा रहे हो आप? देखिए क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज आपके उत्तराखंड में हैं वो लोकल कंपनीज कोई नहीं है। ओके, सब बाहर की कंपनी है। ओके। और वो बाहर की कंपनी डिपेंड्स करती है यहाँ के लोकल लोगों पे। हाँ, ये तो हम तो लोकल में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आपने मतलब इस तरह इस चैलेंज को भी आपने ऐसे देखा? तो अब हम यहाँ के हर एक जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं यहाँ पे, उसको मैंने पर्सनली देखा है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ से सर्विस मिल सकती है, वो मुझे पता। मुझे 10 लोगों से कांटेक्ट करने की जरूरत है, मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर जैसे कोई बाहर की कंपनी को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है एज कम्पेयर टू। और एक चीज़ होती है कि लोग प्राइस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में जाते हैं कि कोई चीज़ अगर कोई 10 रुपये में दे रहा तो मैं 9 रुपये में दूंगा। बट मुझे लगता है वो एक लॉन्ग वे में बिजनेस नहीं कर सकता। वहाँ से आप एक लिमिटेड टाइम के लिए कस्टमर जो प्राइस वॉर तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं आने देता। मैटर करता है आपकी टाइमिंग। आपने कमिट किया कि मैं 1 घंटे के अंदर सर्विस दे दूंगा और इस प्राइस पे दूंगा, और आपने वो चीज़ कर दी, तो कस्टमर को ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आप इसी पॉलिसी पे इसी पॉलिसी पे काम करता हूँ कि जो मेरी कमिटमेंट्स है, मैं जिसको भी अगर सर्विस का काम देता हूँ तो भाई मैं सीधा सी चीज़ हम करते हैं कि अगर आप ये काम कर सकते हो और इतने टाइम में कर सकते हो तो यस, अदरवाइज आई विल फाइंड सम अनदर वन। इसलिए मैंने क्या कि मैंने एक बंदे पे में हम रिलायबल नहीं करते। मेरे पास 3000 मैकेनिक है इस देहरादून में मेरे पास 500 से 600 से ज़्यादा मैकेनिक है। एक नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, तीसरा जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी को इमरजेंसी में सर्विस दे सकता हूँ। देखो इमरजेंसी टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे आप क्वालिटी मैटर नहीं करती। मान लें कि आपका टायर पंचर हो गया, उसमें क्या क्वालिटी देखोगे आप? आपकी गाड़ी कहीं लग गई है, आपको टो करवाने इसमें कोई क्वालिटी तो नहीं देखोगे। और आपकी गाड़ी की बैटरी प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे क्वालिटी नहीं देखोगे। ये चीज़ें होती है कि गाड़ी चल नहीं रही है तो उसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती, उसमें टाइमिंग एंड आपकी प्राइसिंग मैटर करती है। उस चीज़ को मैंने बैलेंस रखा है कि वो इसलिए मेरा रिपीटेबल कस्टमर ही आपका 80% से ज़्यादा मेरा रिपीटेबल कस्टमर है। हाँ, रिपीट कस्टमर। जो 15 से 20% कस्टमर जो बचते हैं रिपीट नहीं आ पाते, वो 2 रीज़न से नहीं आ पाते। एक तो क्या है, वो तो देहरादून के है ही एरिया में नहीं, वो दिल्ली से आते हैं। दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने सर्विस बाहर ली, अगर यहाँ पे सर्विस लिया लेकिन उनका जॉब्स बाहर है तो वो बाहर चले गए। तो यही 2 रीज़न होते हैं। अदरवाइज जो देहरादून के अंदर है वो डेफिनेटली मेरे पास रिपीट आता है, दोबारा आएगा। चलो ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सुनते हैं कि अगर जैसे सपोज करो आपने तो एक स्टार्टअप का आइडिया सोचा था, तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग ना प्राइवेट जॉब की तरफ जा नहीं रहे। उत्तराखंड में तो ऐसा हाल है कि गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा मैं, तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आपने स्टार्टअप की सोची, तो आप क्या कहना चाहोगे आज के यूथ के लिए? जैसे मैसेज देना होता है कि भाई आपने एक नया स्टार्टअप किया जिसमें भी चैलेंजेस बहुत है और आप अच्छा अर्न भी कर रहे हो। मैंने अभी जैसे आपने बताया 35-40 लाख का एक बैलेंस शीट बनी है, तो मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा है। तो मेन पॉइंट है कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को कि भाई आपको क्या मैसेज है कि आप काम करें, क्या करें या कैसे कुछ करें? देखिए सर, आज की जो वेव्स है ना, एक नई जनरेशन की वेव चली है, तो यहाँ पे अगर आप जॉब के लिए सोचते हैं तो मैंने कहीं एक बार चीज़ पढ़ी थी कि जॉब ना सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत चेंज कर सकती है, लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, ठीक है, देखिए सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, तो उनको भी बताओ जो तैयारी कर रहे हैं।
प्राइवेट जॉब एक ऑप्शन है, बट वहाँ पे आपको अपने 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे दूसरे के काम के लिए। बट अगर ऐसा नहीं है कि किसी को आप सब लोग बिजनेस या स्टार्टअप करके सक्सेस ही हो जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, सक्सेस रेट वही होता है जब आप एफर्ट्स करते हो और हार नहीं मानते। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि भाई सफलता पाने के लिए प्रयास नहीं करना है, सफलता पाने तक प्रयास करना है। ये वाली बात जरूरी है कि भाई आपको सक्सेसफुल जब तक आप हो नहीं जाते हो तब तक वैल्यू करना है। तो यही मतलब ये एक मेन बात रहती है कि हमें करना है। हम दो चीज़ें, अगर आपको पता है कि आप में टैलेंट है और आप कर सकते हो, तो फिर किसी की भी मत सुनो, फिर तो आप करते रहो। अगर आपको लगता है टैलेंट, अगर आपको लगता है कि दूसरे को देख के आप इंस्पायर्ड होकर काम चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ा रिस्की है। क्योंकि आपको ये तो नहीं पता कि जैसे कि आप सर डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ उतना, मैं सीख रहा हूँ, और मैं कितना भी सीख लूँ शायद आपके लेवल तक नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरा काम है, जिस चीज़ पे मैं कर रहा हूँ, हो सकता है उसको आप नहीं कर पाए ना। तो अपने फील्ड को पहले तो देखिए कि आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिसको आप कभी भी करते रहो, कभी थकोगे भी नहीं। उसको करते रहो काम को करने के बाद आपको लग गया कि आप मेरा इसमें इंटरेस्टेड है और मैं इसको कर सकता हूँ, उसमें आग बंद करके लग जाओ। 10 लोग आएंगे मना करने के लिए, बोलेंगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है होगा तो डेफिनेटली होगा ही होगा। सब कुछ सिचुएशन वैसी बन जाएंगी। वो शाहरुख खान का डायलॉग था कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपको पूरी चाइनात उसे मिलाने में लग जाएगी। वाली बात सच। शाहरुख खान साहब का एक और है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। पर मेरा मानना है कि चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप कुछ भी करो, पर उसे तो करो तसल्ली से। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा ही कर रहे हो, जॉब भी करी तो थोड़ी सी करी, बिजनेस भी खोला तो थोड़ा सा खोला, लेटे रहे तो वो भी आधे लेटे कि यार सुबह को होता ना कि आदमी लेटना भी ढंग से नहीं चाह रहा है कि कभी उसके मन में बेचैनी शुरू होगी। तो आप जो भी करो तसल्ली से करो, मतलब अच्छे से करो, और तब तक करो जब तक आपको लगता नहीं कि आपने वो अच्छे से कर लिया। और सबसे जरूरी बात वही, सफलता पाने तक करो। सफलता पाने तक करना चाहिए। और बिजनेस जैसे कोई भी होता है, अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मैंने आज बिजनेस शुरू किया है तो कल को जाके वो बिजनेस चलेगा, तो मैं कभी भी किसी का बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं रहा। बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, वो टाटा हो, रिलायंस हो, कभी ना कभी उनको पीक से थोड़ा डाउन भी आएंगे। अगर आप डाउन किसी भी फील्ड में आ रहे हो और आपने वहाँ पे हार मान ली ना, फिर आप डाउन नहीं चाहोगे। हार नहीं माननी तब तक जब तक आप करते हो, करते ही रहो उस चीज़ को। तो यही मेरा मैसेज है। तो जैसे विपिन अभी हमने सुना, काफी इंटरेस्टिंग टॉक तो रह गई है हमारी। तो मेन बात ये रही कि अभी आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है, मतलब क्या प्लान आपने सोचे हैं, थोड़ा सा वो भी आइडिया लग जाए। मतलब जो आपके यूजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने क्या फ्यूचर प्लान बनाया है? मैं वही बता देता हूँ कि सर्विस ऑन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी कार की और बाइक की कोई भी प्रॉब्लम, आपको कार रिपेयर करानी है, बाइक रिपेयर करानी, सर्विस करानी, वो हो जाएगी। 24/7 सर्विस चाहिए, वो हो जाएगी। इसके साथ आपको इंश्योरेंस चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। घर पे कार वॉश चाहिए, वो हो जाएगी। आपको बाइक रेंट पे चाहिए, टैक्सी चाहिए, वो भी अवेलेबल होगी। कार्गो सर्विस, ड्राइविंग स्कूल्स, ये भी सब अवेलेबल होगा। आपको गाड़ी बेचनी है, सेकेंड हैंड खरीदनी है, वो भी अवेलेबल है। आपको पार्ट्स चाहिए, अभी मैं एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करने जा रहा हूँ पैन इंडिया, कि आपकी कोई वर्कशॉप, आपकी कोई शॉप है जहाँ पे आप पार्ट सेल करते हैं, लाइक आप अमेजोन पे सेल करते हो, बहुत बड़े जो आपके ई-कॉमर्स साइट्स हैं उन पे करते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा कमीशन देना पड़ता है आपको। मेरी एप्लीकेशन पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डालिए, पार्ट्स से डालिए। आपको कस्टमर को जो पार्ट्स चाहिए तो सिर्फ कस्टमर को डिलीवरी चार्ज देना होगा, सेम डे डिलीवरी होगी आपके इंटरसिटी या इंटरस्टेट में, ठीक है। वहाँ पे ये मेरा प्लान है। तो कार और बाइक की सर्विसिंग के लिए आपको किसी और थर्ड एप्लीकेशन नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आपको सिर्फ एक फ़ोन और एक ही टैप पे आपको सब चीज़ मिलेगी। तो विपिन जी, जैसे सपोज किया कि आजकल ना ऑफर का बड़ा जमाना आ गया है, तो आपने भी कोई ऐसा ऑफर बना रखा है कि जिससे लोग थोड़ा सा ऑफर से थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट होते ही हैं? तो ऐसा कोई ऑफर के बारे में आज अगर पॉडकास्ट के थ्रू कोई भी इसे देख रहा है तो उसको भी इस ऑफर का फायदा हो जाएगा अगर पता चल जाए। तो अगर कोई ऐसा ऑफर है तो बताइए, जो आपकी कार सर्विस ले रहा है या आपके साथ डिजिटल गैरेज में जुड़ रहा है, या फिर आपके आपने बताया ना फ्लाई मैकेनिक के नाम से आपने बताया कि भैया ऐसा कुछ प्लान बना रहे हो, तो ऐसा कुछ है तो आप आज बता सकते हैं ऑफर? बिल्कुल सर, मैं खासकर डीएसएम के बच्चों के लिए भी आप थोड़ा बहुत बता देना जो हमारे व्यूअर्स हैं। सर मैं डीएसएम को वेरी थैंकफुल हूँ, क्योंकि आपने एक तो पॉडकास्ट में, उससे पहले मैं आपका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो एज इज मैंने एक चीज़ प्लान की है कि अगर आपके यहाँ से कोई भी स्टूडेंट है, वो हमारे यहाँ से सब्सक्रिप्शन, मेरा एक आता है पैकेज, उसको कोई परचेज करता है तो एक तो उसको सर्विसेज बहुत सस्ती मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर वो हमारे यहाँ से सर्विस, मेरा पैकेज लेके आता है सर्विसिंग का, या हमसे सर्विस लेता है कोई भी बंदा, हाँ, तो आपके यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपका कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे सर्विसेज लेता है, उसको मैं 20% तक का उसको मैं फ्लैट डिस्काउंट दूंगा किसी भी सर्विसेज पे, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और है कि जितने भी बिजनेस ओनर हैं जिसका छोटा मोटा रिटेल का शॉप, अगर वो वेबसाइट भी बनवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी भी एक वेबसाइट कंपनी रही है,
तो ये कर सकते हैं सर, वो वेबसाइट हम फ्री में बनवा देंगे उनके लिए। तो वेबसाइट एब्सोल्युटली मतलब फ्री का ऑप्शन आपने ये दिया भी, आप दे भी रहे दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई कार वॉश कराने आता है और उसका अपना कोई लॉन्ड्री का बिजनेस है या अपना उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, उसकी साइट बनाना चाहे तो ये आप फ्री में भी बना के दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों को डिजिटल भी कनेक्ट कर रहे हैं। डिजिटली कनेक्ट करूंगा। और देखिए, आपका कोई बिजनेस है तो आपकी 5 पेजेस की जो वेबसाइट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बना के देंगे, उसमें कोई पैसा नहीं हम लेंगे, बट आपको एक हमारा जो सर्विस पैकेज है वो परचेज करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। मैं समझ गया हूँ। और खासकर वो तो आपके जो पैकेज होगा, ऑफर की डिटेल्स के लिए आप सीधा लिंक पे जा सकते हैं, सर्विस ऑन की वेबसाइट को देख सकते हैं कि क्या ऑफर है, किस तरह से है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो चलो, बहुत बढ़िया है कि विपिन जी आपसे बात करके अच्छा लगा है, कहानियाँ भी बढ़िया अच्छी हैं आपकी। और मतलब ये कि हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेज है ही हैं, क्योंकि आपने मतलब हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि आपको बुलाएं, लेकिन वो ये कि टाइम आपके पास भी कम है, हमारे पास मतलब हम तो बुला ही रहते तब से। तो मेन ये कि मतलब मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेज नहीं है, और अच्छा खासा रेवेन्यू भी आप ले रहे हो, तो मेरी तो बेस्ट विशेज है कि आप CRs में बिजनेस करें आप इस साल के एंड तक। और सबसे ज़रूरी है कि कोई भी बंदा अगर स्टार्टअप कर रहा है, कुछ भी सीखने के बाद उसे कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना, फिर उसे सीख करके कुछ एक आइडिया जनरेट करना, ये भी एक छोटी मोटी बात नहीं होती। फिर अपने प्रोडक्ट को चलाना, बेचना, फिर रात को घूमना फिरना, ये भी तो काम हुआ है ना, कि कितने चैलेंजेस आते हैं। तो एक मुझे उम्मीद है कि लोग जब लोग कुछ को देखते हैं या पढ़ते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होता है, क्योंकि बहुत सारी आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है कि वो या तो काम बहुत देर में शुरू करती है या फिर किसी के भरोसे शुरू कर दी है। जैसे आपके साथ है, आपने काम अपने टाइम पे शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि आपने MBA भी किया, उसके बाद होता ना कि बंदा जॉब भी कर सकता था, कुछ भी है, फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस लगाना, किसी चीज के लिए इतना कॉन्फिडेंट होना। वरना लोग आजकल क्या है कि तुम मुझे इतना दोगे तो मैं करूंगा, या घर वालों से पैसे मांग रहे हैं। आधे तो जनरेशन ऐसी हो गई कि जब तक तुम मुझे पैसे दोगे मैं करूँ क्यों कुछ, मैं बैठा हुआ हूं। मतलब दिन भर वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी आप मतलब आइडिया की वीडियो जरूर लाइक कर रहे हैं, लेकिन आइडिया कुछ निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि अच्छी इंस्पिरेशन आपसे उन्हें जरूर मिलेगी कि आप कैसे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट को ना अपना सेविंग लगा के पहले एक छोटी वेबसाइट बनाना, फिर ऐप बनाना, फिर ऐप के लिए ऐप चलने या उसे चलाने के लिए प्रोडक्ट भी लाना। मुझे लगता है ये जनरली रही होगी कि भाई प्रोडक्ट नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट के लिए फिर रिसर्च करना, फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लाना भी, फिर लोगों से मिलना भी, और बिना किसी हेल्प के, कि होता है ना कि जैसे कि होता है कि यार हमारे को तो पैसे की हेल्प चाहिए, तो अपनी तरफ से पैसा भी खर्च किया होगा, दोस्तों से लिया भी होगा, तो एक अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। और मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे स्टूडेंट अपनी तरफ से इतना एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपिन जी, आप और मेरा कनेक्शन एक जैसा ही है। मैंने भी अपना बिजनेस जो खड़ा किया है वो सेल्फ एफर्ट से ही हुआ है। तो मैंने बच्चों को बताया था कि दुनिया में आप सेल्फ हायरिंग और सेल्फ एफर्ट्स की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, उस काम में आपको 2 चीज़ें रखनी होंगी, सेल्फ हायरिंग, सेल्फ एफर्ट। तो अगर आप ये कर लोगे तो आप जल्दी अपना एक बिजनेस बड़ा कर लोगे। तो थैंक यू सो मच आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और ऐसे ही पॉडकास्ट में आपके लिए लेता रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और एक अच्छी जर्नी के साथ, किसी बंदे के साथ जिन्होंने अपना कुछ अचीव किया है अच्छा। तो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अगर इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में।